नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल ई मैथ्स पाठशाला में। हम लोग पिछला वीडियो में वर्ण तथा वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन को पढ़ चुके हैं। वर्णमाला भी जान चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को अनेक प्रकार से बांटा गया है, जैसे उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, ओंठों के आधार पर, बहुत तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा गया है, जिसे हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर हम उन स्वर को कहेंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे कि हम लोग अ बोलते हैं तो अ में क्या है, कम समय लगता है, एक ही मात्रा का समय लगता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उच्चारण में एक ही मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग हर्ष स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इसकी संख्या है 4। दीर्घ स्वर हम उन स्वर को कहेंगे जिनका उच्चारण करने में स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब कि 2 मात्राओं का समय लगता है। तो उसे भी जानेंगे कौन कौन सा है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अगला है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, हर्ष और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं ओम। मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि ओम के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। किसी को नाम पुकारने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम। और अगला क्या है? गाना गाने में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि इससे किस स्वर में मात्रा में रखा जाएगा, इसे किस स्वर में रखा जाएगा? तो प्लुत स्वर में। ये जो मात्रा है, इस मात्रा को हम लोग प्लुत स्वर में रखते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर मतलब हमारा जीभ उच्चारण के समय पर किस किस तरह से प्रयोग में आता है। तो इसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वर के उच्चारण में हमारा जीभ आगे का भाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहेंगे। जैसे कि अगर हम बोलेंगे ई, ए और ऐ, इन चारों का अगर आप उच्चारण कीजिए तो देखिए हमारा जीभ का आगे का हिस्सा, आगे का भाग पार्टिसिपेट करता है। मतलब इन स्वरों का उच्चारण में हमारा आगे जीभ का आगे का भाग कार्य करता है, काम करता है। अगला हो गया मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो जीभ है उसका बीच वाला भाग काम करता है, उसे बोलेंगे मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल एक ही वर्ण है, अ। एक ही स्वर आता है, अ। आप अ का उच्चारण करके देखिए तो आपका मुंह के अंदर में जीभ का बीच वाला भाग थोड़ा सा धंसा हुआ लगेगा। आप एक बार मेरे साथ प्रयास कीजिए, आ बोल के देखिए, तो देखिए आप महसूस कीजिए कि आपका जीभ का कौन सा भाग आगे आ रहा है, कौन सा बीच में हो रहा है और किसका अंत वाला पश्च वाला स्वर में जा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जीभ का जो पिछला वाला भाग काम में करता है, काम में आता है, उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। जैसे कि आप बोल के देखिए, आ, उ,
ऊ, ओ, औ और ये भी अ। इन स्वरों का उच्चारण आप करके देखिए तो हमारा जो जीभ का पिछला वाला भाग है वो कार्य करता है। तो इस तरह से हम जानेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारा जो है उसे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई, ए, 4 है, मध्य स्वर में अ और पश्च स्वर में कितना है, आ, ऊ, ओ, औ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। तो चलिए अगला जानेंगे हम लोग मुख द्वार खुलने के आधार पर कि हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख का द्वार किस तरह से खुलता है और किस तरह से बंद होता है, कौन कौन स्वरों में ये खुलता है और कौन कौन स्वरों में आधा खुलता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग किसके अनुसार, मुख द्वार के अनुसार। ठीक है, तो मतलब क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे कहेंगे हम लोग क्या, विवृत। विवृत आप बोल के देखिए एक बार, आ स्वर बोल के देखिए तो इसमें क्या होता है कि हमारे मुख के जो द्वार है, मुख का जो आगे का हिस्सा है वो पूरा का पूरा मुंह खुल जाता है। आप एक बार बोल के देखिए, प्रयास करके देखिए, आ। आगे जानते हैं अर्धवृत। अर्धवृत का अर्थ क्या हो गया, हाफ ओपन, मतलब आधा खुला हुआ। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो मुख का द्वार है वो आधा ही खुलता है उसे हम बोलेंगे अर्धवृत। ठीक है, तो आप एक बार प्रयास करके देखिए, बोल के देखिए, अ, ए, ओ और औ। इन चारों का उच्चारण करके देखिए तो आप देखिए कि आपके मुख का जो द्वार है वो आधा ही खुलेगा। तो कौन कौन सा, अ, ए, औ। ठीक है, ये 4 क्या है, अर्धवृत है। अगला है समवृत, मतलब क्लोज, जिसे बोलते वक्त हमारा मुंह क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे बोलते नहीं है फोटो खींचते वक्त आजकल क्लोज अप, ची, ई बोलते हैं ना, तो वही ई का प्रयोग होगा। तो चलिए, फोटो खिंचवाते वक्त तो हम लोग नहीं जानते हैं कि आखिर बोला क्या जा रहा है, लेकिन यहाँ तो हम लोग ई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जानेंगे, क्या जानेंगे, समवृत। यहाँ फोटो नहीं खिंचवाना है, साथ साथ में प्रयास भी करना है। आप एक बार फोटो खींच के भी देखिए आपके होंठ या फिर मुख किस तरह से खुल रहा है या फिर बंद हो रहा है, आपको खुद एहसास हो जाएगा। मतलब ये किस वृत्त में जाएगा, समवृत्त में है, ये क्लोज है, क्लोज अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समवृत्त का मतलब क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे हम लोग समवृत्त कहेंगे। जैसे क्या, ई, ऊ, ऊ। इन वर्णों का आप एक बार उच्चारण करके देखिए तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। अगला है अर्धसमवृत्त, मतलब हाफ क्लोज। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे किन किन स्वर का उच्चारण करने पर हाफ ही खुलता है। तो 2 स्वर ऐसा है जिनका उच्चारण में हम लोग का हाफ ही खुलता है। कौन कौन है, ए और ओ। इनके उच्चारण में हमारा मुंह का द्वार जो है वो हाफ ही खुलता है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। इसके आधार पर कितने हैं, 4 है। विवृत मतलब ओपन, जिसमें है आ। अर्धवृत मतलब हाफ ओपन, जिसमें आता है अ, ए, औ। समवृत मतलब क्लोज, बंद हो जाना, ई, ऊ। अर्धसमवृत मतलब हाफ क्लोज, ए और ओ, ए और ओ।
अगला जानेंगे ओंठों के आधार पर। ओंठों के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, एक आवृतमुखी और दूसरा वृत्तमुखी। वृत्त मतलब होता है गोल, वृत्त मतलब होता है सर्कल, ठीक है, जिसके उच्चारण में हमारा जो मुख का जो द्वार है, ओंठ है, वो वृत्त मतलब गोलाकार नहीं होता है, उसे हम लोग बोलेंगे अवृत्तमुखी। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे किन किन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो ओंठ है वो गोल नहीं होता है। देखिए, आप बोल के देखिए एक बार साथ में। अ, आ, ई, ए और ऐ। इन सब के उच्चारण में आप देखिएगा कि आपका जो ओंठ है वो गोल नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आवृतमुखी। और एक होता है वृत्तमुखी, ये आवृत मतलब मात्र आधा, ठीक है, वृत्त गोल नहीं होता है। और वृत्त मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण में हमारा ओंठ ऐसे गोल हो जाता है। तो वे स्वर कौन कौन से हैं, देखिए बोल के एक बार। उ, ओ, औ और औ। इन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुख वृत्त मतलब गोल हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग जानेंगे हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। जो हमारे प्राणवायु निकलता है तो किन स्वर पे हमारा नाक पे जाता है और किन स्वर पे हमारा मुंह से निकलता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, निर्नुनासिक जिसे हम लोग मौखिक स्वर भी कहते हैं, और अनुनासिक स्वर जिसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं, मतलब ये मात्रा, ये वाली मात्रा आती है। ठीक है, तो हम लोग पहले निर्नुनासिक जानेंगे कि निर्नुनासिक किसे कहते हैं। निर्नुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में केवल और केवल हवा मुंह से निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्नुनासिक। जैसे कि इधर, आप बोल के देखिए, आप। इन शब्दों को उच्चारण या फिर जब हम उच्चारण करते हैं इन शब्दों का, तो हमारा नाक का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, हवा केवल मुंह से ही निकल रही है। लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, इसमें नाक मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलता है। जैसे कि बोल के देखिए, दांत, चांद। बोलिए एक बार तो देखिए किस तरह से इसका मुंह के साथ साथ हवा नाक से भी निकल रही है। इस तरह से देखें तो हमारे मुंह हवा के आधार पर, मतलब नाक या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक को क्या कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं, मतलब केवल और केवल मुख से निकलने वाले वायु। ठीक है, और अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों से ही निकलता है, दोनों साथ साथ में निकलता है। ठीक है, अगला है घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रिकाओं में श्वास में कंपन आना। ठीक है, जब हमारे जिस वर्ण के उच्चारण में हमारे श्वास में कंपन आता है उसे हम लोग बोलेंगे घोषत्व। स्वर तंत्रिकाओं में जब कंपन होती है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सभी स्वर क्या है, सघोष है, सघोष है, सभी क्या है, सघोष है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, आगे हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, नया कुछ जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।